वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक और कैपिला एक गुफा में होते हैं और अब आगे हम गुफा का सीन देख पाते हैं। अंदर ड्यूक और कैपिला बैठे हुए होते हैं। ड्यूक कैपिला को देखते हुए मन ही मन कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। कपिला की बातें ड्यूक याद करते हैं, जहाँ कपिला ने कहा था, मैं खुद को यूं ही मरने नहीं दूंगी। मैं डरावने मौत के ड्यूक से नहीं हारूंगी। तैयार रहे रीपर पिता। ड्यूक मुस्कुराकर सोचते हैं, रीपर पिता हूँ। फिर ड्यूक कपिला को टच करते हुए कहते हैं, जब तुम मुझसे ऐसा कहते हो, यहाँ तक कि ग्रीम रीपर भी आकर्षक लगता है। तभी हम ड्यूक की पीठ पर रूरी को बैठे हुए देख पाते हैं। ड्यूक रूरी को प्यार करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो रूरी बताती है कि उसे डर नहीं लगता। ड्यूक मुस्कुराते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, ड्यूक फिर कहते हैं, वह एक अजीब समूह है। दूसरे दिन अवर्टन टाउन हम देख पाते हैं कपिला को, जो कि सो रही होती है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और अंगड़ाई लेते हुए जागती है। वो जाकर देखती है, वो तो अपने घर में होती है। उसके पास रूरी उड़ के आता है तो वो पूछती है, रूरी यह हमारा घर नहीं है ना? उसके बाद वो सोचती है, यह सही है, हम वहाँ से भाग गए। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हुए सोचती है और पिताजी से बात करते हुए, मुझे नींद आ गई। फिर वो जाने लगती है। जाते जाते वो घबराती हुई सोचती है, तो मैं इस पूरे समय सोती रही हूँ। क्या यह बहुत ज़्यादा गड़बड़ाहट पैदा करने वाली बात नहीं है? फिर वो एक जगह जाती है जहाँ वो आवाज़ें सुन पाती है, तो इस बार वो डैड कहते हुए आगे बढ़ती है। झाड़ियों कहते हैं, आप आखिरकार जागे, और मन ही मन कहते हैं, अपने कपिला को जिंदा और स्वस्थ देखकर बहुत अच्छा लगता है। कपिला आगे बढ़ते हुए कहती हैं, पापा क्या आपका पैर ठीक है? ड्यूक कुछ नहीं कहते। ड्यूक मुंह बनाते हुए कहते हैं, अपने कन्फ्यूज़न को अपने सपना में ही रखे। मन ही मन कहते हैं, क्या उसने मेरी चोट देखी? यह प्रेम की शक्ति है। यह सुनकर कपिला मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं है शायद। यह पिता की अंतरात्मा की आवाज़ सुनने जैसा नहीं है, प्रेम की किसी शक्ति के कारण है। तभी उसे एक आवाज़ आता है, क्या सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आप बहुत जल्दी आ गए। लॉर्ड ऑफेलिया। हम लॉर्ड ऑफेलिया को देखते हैं, उनके साथ योनो भी होती है। कपिला योनो को पुकारते हुए उसके पास जाती है और कहने लगती है, प्लीज़ योनो, मैं चाहती हूँ कि आप पिताजी के पैर को ठीक करें। जवाब में योनो कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वह अपने स्टेप डैड की ओर देखती है, जो कि भयानक नज़रों से देख रहे होते हैं। योनो कहती है, जब मैंने सुना कि आप खो गए हैं तो मैं आपका इलाज करने के लिए यहाँ आई हूँ। खुश होते हुए जवाब देती है कपिला, सब ठीक है, पापा की बदौलत मैं ठीक हूँ। यह सुनकर ड्यूक मन ही मन खुश होते हैं। यहाँ पर यूनो इलाज करते हुए पूछती है, फिर आपका पैर? इससे पहले ड्यूक रोकते हुए कहते हैं, मैं हमारी पिछली चर्चा पर वापस जाना चाहता हूँ। फिर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं, हिमस्खलन के दौरान कपिला चट्टान के नीचे क्या कर रही थी? यह सुनकर शारला घबरा जाती है। ड्यूक फिर कहते हैं, मुझे एक जवाब की ज़रूरत है, हम रैचल को भी वापस देख पाते हैं। शारला घबराई हुई होती है और कुछ ना कहते हुए कहती है, यह बस था। रैचल के पापा कहते हैं, बच्चों को आपकी चमक डरावनी लगती है। लॉर्ड एक्सिनन। यहाँ पर वो अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहते हैं, मुझे रिपोर्ट हासिल हुई, ऐसा लगता है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी जो तब घटी जब बच्चे खेल रहे थे। जैसा कि कपिला अब ठीक है, ठीक लगती है। कपिला यहाँ पर शॉक हो जाती है उनकी बातें सुनकर। एक्सप्लेनेशन के बारे में चिंता न करें, यह दोनों परिवारों के लिए बातचीत करने का एक अच्छा अवसर था। यह सुनकर कपिला गुस्से में भड़क जाती है और कहती है, शारला,
शारला ने मुझे नीचे धक्का दिया। शारला घबरा जाती है। मन ही मन कपिला कहती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करती हूँ। फिर वह कहती है अगर यह शारला द्वारा जानबूझकर किया गया था, आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे? लॉर्ड ऑफेलिया अपना सर झुका लेते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं आप बहुत साहसी महिला है। इतराते हुए कपिला कहती है मैंने जो सुना है उसके अनुसार अल्बर्टन का यह शहर जब यूनों ने अतीत में मुझे बचाया था तो इसके लिए पुरस्कार के रूप में इसका अधिकार सौंपा गया था। क्या यह सही नहीं है? फिर ड्यूक कपिला को देखते हुए सोचते हैं वह क्यों है ऐसी। यहाँ पर लॉर्ड अल्बर्टन को कपिला अभी भी सुना रही होती है कि अगर मेरी जान बचाने का इनाम एक इलाका है तो फिर ज़रूर से मेरी जान लेने का मुआवजा भी एक क्षेत्र होगा। फिर अपने पापा को कहती है मुझे यह शहर पसंद आ गया है। यह जगह अल्बर्टन और वे गांव जिन्होंने यहाँ आने के रास्ते में हमारा स्वागत किया। वह खुश होते हुए अपने पापा से कहती है मुझे यह सब चाहिए। ड्यूक कुछ न कहते हुए बस उसे देख रहे होते और मन ही मन कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे अपनी कठिनाइयों के बारे में गुहार लगाई। कपिला अपने पापा के मन की बातें सुनकर सोचती है बस ऐसा नहीं है, यह इलाका सच में एक बोनस है। सबसे पहले झगड़ा करने वाले वही थे। वो गुस्से में शारला को देखते हुए सोचती है अगर कोई मुझसे झगड़ा शुरू करता है तो मैं उसे अंत तक देखना सुनिश्चित करूंगी। लॉर्ड ऑफेलिया कहते हैं आप बहुत बातूनी युवती हैं, यह उचित है। हालांकि कपिला, क्या कोई ऐसा है जिसने शारला को आपको धक्का देते हुए देखा हो? यहाँ पर ड्यूक और बटलर शॉक और रेचल भी देख रहा होता है। फिर लॉर्ड ऑफेलिया कहते हैं यदि ऐसा है तो हमें बताओ, कौन गवाही देगा कि उसने आपको चट्टान से नीचे धकेल दिया? क्या वहाँ कोई है? यहाँ कपिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो मन ही मन कहती है वहाँ एक गार्ड भी था, वह शारला का बॉडीगार्ड था। वह अपने ही पक्ष के खिलाफ गवाही नहीं देगा। वह दांत सिकुड़ते हुए सोचती है यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। फिर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि कपिला की साइड में आते हैं और कपिला को रोकते हुए मन ही मन कहते हैं कपिला आपने अच्छा किया, बाकी आप अपने पापा पर छोड़ दे। फिर ड्यूक कहते हैं उस मामले में क्या हम हर इंसान से गवाही ले? यह सुनकर कपिला घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है आप लापरवाह हो रहे हैं, आपकी आभा हर जगह से लीक हो रही है। रेचल भी ये नज़ारा देख पाता है। फिर रेचल गार्ड के पास जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है कुछ समय के लिए माफ़ कीजिए। फिर रेचल गार्ड के कान में कुछ फुसफुसाकर बताता है जो कि हमें बताया नहीं गया। गार्ड आगे बढ़ता है कि मैं ये करूँगा, चाहे मैं गवाही दूंगा। लेडी शारला, उसकी ये बातें सुनते ही शारला घबरा जाती है तो गार्ड बताता है मिस कपिला को चट्टान से धक्का दे दिया मिस शारला ने। गार्ड आगे बताता है कि हिमस्खलन निस्संदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। जब हिमस्खलन हुआ मिस कपिला मेरी पहुंच से बाहर थी। शारला गुस्सा कर रही होती है। गार्ड कहता है निस्संदेह शारला का उत्पीड़न ही इसका कारण था। शारला गुस्से में कहती है तुम। वह चिल्लाकर कहती है क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल मेरी बहन की तरह। ना तो आप और ना तो वह ही इससे बच निकलेंगे। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है शारला। गुस्से में लॉर्ड ऑफेलिया शारला की तरफ देखती ही शारला घबरा जाती है। रेचल यहाँ पर कहता है ऑफेलिया आइए व्यापार की बात करें। फिर वह कहता है मुझे यह गार्ड बहुत पसंद है, मुझे उसे आपसे खरीदने दो। लॉर्ड ऑफेलिया खुश हो जाते हैं और कहते हैं एक बच्चा क्या कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल के हाथ में एक कार्ड होता है। वो कहता है सचमुच
मैं एक बच्चा हो सकता हूँ, हालांकि मेरे पिता इसे चलाते हैं। गोल्ड स्काई ट्रेनिंग कंपनी। कपिला खुश हो जाती है, वह गोल्ड स्काई। ड्यूक मन ही मन कहते हैं, बैरन गोल्ड स्काई ने विदेशी बिजनेस में भारी मुनाफा कमाया है। 5 साल पहले उन्हें बैरन की उपाधि विरासत में मिली थी और अब वह अपने बेटी को हमारे परिवार में गोद लेने के लिए बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके उपकारों का बदला कैसे चुकाऊं और यह कैसे सुनिश्चित करूं कि यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो। वह पहले ही अपने बेटे को पर्याप्त धन दे चुका है। कपिला मन ही मन सोचती है, एक बार के लिए पिताजी की आवाज़ काम आ रही है। रेचल कहता है, अगर यह मुनाफा काफ़ी नहीं है, क्या मुझे अपने पिता को एक उचित व्यावसायिक चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। आफेलिया कहते हैं, उस मामले में लॉर्ड कार्विस वो झुकते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ी मांगने की इजाज़त दीजिए मेरी बेटी के उत्पीड़न के लिए। खैर, मैंने सच में इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। वह शार्ला की पीठ पर हाथ रखते हैं जिससे वह घबरा जाती है। अफेलिया कहते हैं, मेरी बेटी एक जंगली घोड़ा है। ड्यूकवीर कहते हैं, मुझे इलाज की परवाह नहीं है। वह मन ही मन कहते हैं, लेकिन यहाँ कर्ज पैदा हो रहा है। भविष्य में कपिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कपिला फिर चिल्लाकर कहती है, प्लीज़ कुछ देर इंतज़ार करें। मेरे पिता ने मेरी मदद के लिए जिन जादुई औजारों का इस्तेमाल किया, इसका भुगतान कौन करेगा? मेरा अनुमान है लगभग 1 मिलियन RIL होंगी और यह एक अनधिकृत उपयोग था। अगर यह जारी रहा, मैं सभी विवरण बता सकती हूँ राजकुमार ऑबरन को। फिर भी उसे यह बताना ठीक है ना? शीशे पर ऑबरन और ख़ुद का एक ड्रॉ चेहरा बनाती है और हंसते हुए कहती है, वह मेरा प्रिय मंगेतर है। राजकुमार ऑबरन बाद में यह बात कैसे बताएंगे? यह कुछ ऐसा है जो मैं वैसे भी नहीं जानती। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख अफेलिया कहते हैं, मैं समझाता हूँ। एक्सेनन परिवार द्वारा हमें सौंपे गए क्षेत्र के अधिकार हम उन्हें वापस कर देंगे। कपिला खुश हो जाती है। ड्यूक और बटलर भी खुश हो जाते हैं। कपिला को देखते हुए ड्यूक मन ही मन कहते हैं, कपिला यह बच्चा सचमुच मेरे ऑपोजिट है। वह कोई डर नहीं जानती। कुछ देर बाद वह बाहर आते हैं। रेचल कहता है, तो ठीक है, मैं अपने पिता के आने के लिए लॉर्ड अफेलिया के साथ प्रतीक्षा करूँगा। ड्यू कहते हैं, क्या इतना स्वार्थी व्यवहार करना सचमुच ठीक था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा अभी भी तुम्हें गोद लेने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर रेचल कहता है, अब तक सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। मैंने सोचा था कि मुझे एक्सेनन परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। वो सोचता है कि कैसे ड्यूक कपिला को बचाने के लिए उड़ते हुए गए थे। मैं सचमुच आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यह सुनकर ड्यूक और कपिला शॉक हो जाते हैं। रूरी उड़ जाती है और रेचल की ओर घूमने लगती है। कपिला रूरी को बुलाती है। इसके बाद ड्यूक और कपिला जाने लगते हैं तो रेचल कहता है, मुझे आशा है कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। मैं इसका इंतज़ार करूँगा। और कपिला और ड्यूक चले जाते हैं। अगले दिन शाम को कोई पुकारता है, रेचल। कोई मोटा सा इंसान रेचल के पीछे होता है जिसका चेहरा हमें दिखाया नहीं गया। काफ़ी बड़ी धनराशि आपके द्वारा बिना अनुमति के स्थानांतरित किया गया। रेचल कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा पिता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रेचल के पिता होते हैं। सिनकट होती है और हम कपिला को देख पाते हैं जो कि बग्गी से सिर बाहर करते हुए खुश होते हुए कहती है, इसे बीते एक अरसा हो गया है, मैं आखिरकार घर गई हूँ।
हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम गाड़ी में कपिला और ड्यूक को देखते। कपिला बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है और ये चीज़ ड्यूक भी नोटिस कर रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं, हालांकि सफ़र के दौरान बहुत सी चीज़ें घटित हुई। मेरा प्रिय कपिला पूरे समय सचमुच प्रशंसनीय था। यह सुनकर कपिला मुँह बना लेती है और उन्हें अनदेखा कर देती है और इसके बाद वो चीखती है और ड्यूक की तरफ रोते हुए देखती है तो ड्यूक बेचारे शॉक हो जाते हैं। सीन कट होती है और हम घर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कपिला को बहुत सारा बुखार हुआ होता है और ड्यूक कह रहे होते हैं, लगता है तुम्हें हल्का जुकाम हो गया है, आप मुझे पहले क्यों नहीं बताते। और मन ही मन कहते हैं, मेरा प्रिय कपिला, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वह कहते हैं, क्या आपकी मौत की इच्छा है। तभी वहाँ पर ग्रेस आती है और कहती है, मास्टर प्लीज़ बाकी की देखभाल मुझ पर छोड़ दे। जिस पर ड्यूक चिढ़ते हुए मुँह बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए सोचते हैं, लेकिन मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे योग्य नौकरानी से नफ़रत है, मैं उसे कब नौकरी से निकाल सकता हूँ। वह चिढ़ते हुए कहते हैं, जिसे कपिला सुनकर उसकी तो होश ही उड़ जाती है। वो सोचती हैं इस कारण से उसे नौकरी से निकालना कितना निर्दयी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वह खांसने लगती है और अपने पापा को रोकते हुए कहती है, मैं आपके द्वारा बनाया गया ब्रेड दलिया खाना चाहती हूँ। जिस पर पहले तो ड्यूक बेचारे शौक हो जाते हैं, फिर अपनी बेटी की मन रखते हुए कहते हैं, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार आप एक बेटी है जिसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है। फिर ड्यूक वहाँ से जाने लग। ग्रेस कहती है, क्या ड्यूक, क्या आपने कभी खाना पकाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कपिला कहती है, कौन जानता है। फिर ग्रेस मुस्कुराती हुई कहती है, क्या मैं चुपके से आपके लिए एक प्रतिस्थापन तैयार करूं, ड्यूक को बताए बिना। क्या आप ड्यूक के लिए अपनी बीमारी छुपा रहे हैं। कपिला चिल्लाकर कहती है, मुझे लगता है मेरा बुखार बढ़ गया है। वो खांसने लगती है और कहती है, मुझे सोना है, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस। ग्रेस मुस्कुराते हुए कहती है, मैं समझती हूँ। हम देखते हैं कि कपिला अपनी कंबल ओढ़े हुए काँप रही होती है। एक आवाज़ आती है, मिस कपिला, आपके पास एक मेहमान है। कपिला अंगड़ाई लेते हुए उठकर सोचती है, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो रही हूँ। फिर वो इधर उधर देखते हुए सोचती है, लॉरी यहाँ नहीं है। आभरण को देखती है जो कि चिल्लाता है, कपिला। जिसे देखकर ग्रेस मुँह बनाती हुई कहती है, इस तरह से अंदर मत घुसिए महाराज। हम योनो को भी वहाँ पर मौजूद देख पाते हैं। आभरण को देखकर कपिला घबराते हुए कहती है, राजकुमार आभरण और योनो। आभरण आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने सुना है कि लौटने के तुरंत बाद आप बीमार हो गए। मैं बस शांत नहीं बैठ सकता। वह उसके पास जाकर कहता है, तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्या यह सीरियस है। यहाँ पर कपिला कहती है, मैं बिल्कुल भी स्नान नहीं कर पाया हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। आभरण कहता है, बेशक आप बुरी सिचुएशन में है ना। कपिला मन ही मन कहती है, बस ऐसा नहीं है। योनो आगे बढ़ती और कहती है, महाराज, क्या आप जानते हैं कि कपिला एक लड़की है ना। फिर वह आँख मारते हुए कहती है, यह स्वाभाविक है कि वह उस सज्जन के सामने सुंदर दिखे जिसे वह पसंद करती है। जिस पर कपिला बहुत ज़्यादा खुश होते हुए आप मन ही मन कहती है, प्लीज़ मुझे बताए, जैसा कि योनो से उम्मीद थी। आभरण कहता है, आप सही कह रहे हैं, वह सज्जन जिसे वह पसंद करती है। कपिला मन ही मन कहती है, लेकिन बेहतर होगा कि वह कोई और बहाना दे। योनो कपिला की बुखार चेक करती और कहती है, लगता है आपका बुखार उतर गया है। मुझे लगता है कि मुझे आपकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपिला योनो की हाथ पकड़ लेती और कहती है, यह सच नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि योनो मुझसे मिलने आई। जिस पर योनो कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। थोड़ी देर बाद कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे खुशी होगी। कपिला बहुत ज़्यादा खुश होती है और आभरण भी।
फिर योनो कहती है, तब मुझे विदा लेनी चाहिए। मैं उन प्रेमियों के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो अभी अभी फिर से मिले हैं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जिस पर कपिला शॉक हो जाती है और कहती है, लवर्स। योनो कहती है, जल्दी ठीक हो जाओ कपिला, और वहाँ से चली जाती है। सीन कट होती है और हम देखते हैं कि रूरी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि कढ़ाई में कुछ अजीब सा पक रहा होता है। सीन कट होकर ड्यूक पर आता है जो कि रूरी को हटा रहे होते हैं और ये गंदा सा खाना ड्यूक ही पका रहे होते हैं और कहते हैं, सावधान रहे, यह अजीब बात है, क्योंकि रूरी उन्हें खाना बनाने से रोक रही होती है। ड्यूक तभी नोटिस करते हैं कि बटलर, शेफ और ग्रेस वहाँ पर उन्हें ही देख रहे होते हैं। वह कहते हैं, यह इस और कैसे मुड़ गया। हम किचन की सीन दिख पाते हैं जहाँ पर सारी चीज़ों में वही गंदा सा खाना बिखरा हुआ होता है। ड्यूक कहते हैं, ऐसे समय में वह अपना माथा पकड़ लेते हैं और अपने वाइफ को याद करते हैं और कहते हैं, काश वह इंसान यहाँ होती, और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। फिर वह कसकर चम्मच पकड़ते और कहते हैं, धत्तरी की। गुस्से में चम्मच फेंकते हुए चिल्लाकर कहते हैं, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। रूरी उनके पास उड़ रहा होता है। ड्यूक सोच रहे होते हैं कि मैं हार मानने वाला हूँ। तब रूरी उन्हें मीठे बन की टोकरी सजेस्ट करती है। ड्यूक उसे देख पाते हैं, फिर पूछते हैं, हे भगवान, क्या आप मुझे फिर से कोशिश करने के लिए कह रहे हैं? और एक स्माइल पास करते हैं। इसके बाद वह बन उठाते हैं और कहते हैं, क्या मुसीबत है किसी पक्षी को। रूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। हम यहाँ पर योनो को देखते हैं जो कि लॉर्ड एक्सिनान से मिलने आई होती है, जिसे देखकर ड्यूक कहते हैं, ऑफेलिया के संत, क्या आपने कपिला का दौरा करना बंद कर दिया है? योनो कहती है, हाँ, मैं यह मामला आपकी कृपा पर छोड़ती हूँ। वो एक लेटर देते हुए कहती है, मैं यहाँ लॉर्ड के दूत के रूप में हूँ। इस बीच दूसरी तरफ कपिला बैठी हुई होती है और कह रही होती है, इसीलिए महाराज आप भी बैठिए क्यों नहीं। आभरण खुश हो जाता है और कपिला के बिस्तर पर ही बैठ जाता है और कहता है, आप ठीक कह रहे हैं। इसे देखकर कपिला मन ही मन कहती है, मेरा मतलब है वहाँ नहीं। वो शर्माते हुए कहती है, बच्चे हमेशा ऐसा ही होते हैं। आभरण से कहता है, 3 साल बाद। कपिला, तुम कहाँ जाना चाहते हो? शायद स्कूल। जिस पर कपिला भी कहती है स्कूल, और सोचने लगती है, यह सच है, 13 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आभरण कहता है, मैंने सुना है आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए मैं भी और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करने का कोशिश करूँगा। क्यों ना हम सब मिलकर हरक्यूलिस एकेडमी में दाखिला ले ले। कपिला सोचती है, पुनर्जन्म से पहले मैंने हिस्सा लिया था विर्गा गर्ल्स बर्डिंग एकेडमी, बस लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय जो उत्कृष्ट शिक्षा पर केंद्रित है। क्योंकि मैंने पापा की इच्छा का पालन किया, मुझे दूर एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। जब से मैंने छात्रावास में रहना शुरू किया है, तब से मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, पापा के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया। फिर आभरण कहता है, हर कॉलेज अकादमी कपिला के घर के करीब है, इसलिए वो खुश होते हुए कहता है, हम वहाँ 3 साल तक पढ़ाई करेंगे और हम हर दिन एक साथ समय बिता सकते हैं। फिर वह कहती है, लेकिन मुझे यकीन है पापा ज़रूर से इसके लिए नहीं मानेंगे, मैं बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लूँ। आभरण कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपकी उपेक्षा में मुझे नहीं लगता कि ड्यूक कार्विस कपिला को जाने की अनुमति देंगे। तो मेरी माँ ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह बात सुनकर कपिला की सीधे दिल के आर पार नहीं बल्कि दिमाग में लगता है। वो मन ही मन कहती है, रानी,
रानी से उन्हें किस प्रकार की शिक्षा मिली। फिर आबरन आगे बढ़ता है और कपिला के हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेकिन अगर ड्यूक एक्सिनन इसका विरोध करता है, मैं उन्हें मनाने में आपकी मदद करूँगा। और वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिससे कपिला ब्लश करने लगती है। कुछ दिनों के बाद कपिला खुश होते हुए कपड़े पहनती और कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। वो यूनो और आबरन को देखते हुए सोचती है, सबसे पहले मैं यूनो और दूसरे लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर उसे याद आता है कि आबरन ने कहा था, मैं भी खूब मन लगा कर पढ़ूंगा, क्यों ना हम सब मिलकर हरकुलिस एकेडमी में दाखिला ले लें। हरकुलिस एकेडमी। मेरे पिछले ज़िंदगी में प्रिंस आबरन ने भी जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, इस देश का सबसे प्रतिष्ठित एलिट स्कूल, नायकों की जन्मभूमि होने का दावा, एक सह शिक्षा विद्यालय जिसमें शाही परिवार और उत्कृष्ट कुलीन उत्तराधिकारियों ने भाग लिया। मैं वहाँ प्रिंस आबरन के साथ स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले कि पापा मुझे रिजेक्ट करने का मौका दे पाए, मेरी योग्यताएं अभी पर्याप्त नहीं है। वो मुंह बना लेती है, मेरे पास अभी 3 साल और है और मेरे पास मेरी पिछले ज़िंदगी का ज्ञान और अनुभव है। अगर मैं कोई दूसरा स्कूल चुनूँ, शायद कुछ बदलेगा। फिर वो पुकारती है, पापा। हम ड्यूक को देख पाते हैं जो चाय पी रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं, आप कुछ देर से वहीं खड़े हैं। मन ही मन कहते हैं, आप अभी ठीक हुए हैं, आपको ज़्यादा आराम करना चाहिए। कपिला आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं हरकुलिस एकेडमी में दाखिला लेना चाहती हूँ। जिस बात पर ड्यूक काँप जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं खुश हूँ कि मैं कपिला के साथ रह सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे फिर से खतरे में डाल दूँ? यह सुनकर कपिला सोचती है, क्या आप फिर से अतीत के काटने वाले की तरह कमज़ोर हो गए हैं? मैंने अभी अपना दृढ़ संकल्प घोषित किया है। वह कहती है, मैंने एक बार कहा था कि मैं और ज़्यादा मजबूत बनना चाहती हूँ, है ना? इसीलिए मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूँगी ताकि मैं बड़ा होकर पापा की मदद कर सकूँ। जिस पर बेचारे ड्यूक शौक हो जाते हैं। फिलहाल हम एक निजी ट्यूटर को बुलाए तो कैसा रहेगा? जिस पर कपिला मन ही मन कहती है, यह बहुत आसान था। ड्यूक कहते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। कपिला कुछ नहीं कहते, मुस्कुराती है। फिर संकट होती है और हम एक लेडी की आवाज़ सुन पाते हैं जो कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई यूनोस लेडी कपिला। हम उस लेडी की चेहरा देख पाते हैं जो कहती है, मेरा नाम मारिया बेले है, अब से मैं तुम्हारा शिक्षक बनूंगी। कपिला मन ही मन कहती है, यह इंसान मेरा निजी ट्यूटर है। वह संदिग्ध लग रही है। वह हरकुलिस एकेडमी के पूर्व छात्रा है। ड्यूक फिर कहते हैं, स्नातक होने के बाद उन्होंने स्वर्गीय भगवान राय रखाल से विवाह किया। सीमावर्ती प्रदेशों का एक पूर्व शासक। उन्होंने क्षेत्र का प्रबंधन करने में कड़ी मेहनत की, लेकिन अपने पति के गुजर जाने के बाद उसे लगा कि अब वह किसी की नहीं रही। यहाँ पर कपिला शौक होते हुए सोचती है, लॉर्ड रखेल। लेडी मारिया बेले कहती है, आइए विश्व की वर्तमान सिचुएशन के बारे में जानने की शुरुआत करें। यूनो कहती है, तो फिर ड्यूक एक्सिनन लेडी मारिया बेले, मैं माफ़ी मांग लूँगी, इसलिए मैं कपिला के अध्ययन समय में बाधा नहीं डालती। कपिला पूछती है, क्यों? यूनो, तुम्हें भी मेरे साथ अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यूनो कहती है, कपिला कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे ताकि आप हरकुलिस एकेडमी में प्रवेश पा सके। कपिला यूनो को रोकते हुए कहती है, यूनो, अब से 3 साल बाद आप कहाँ पढ़ाई करेंगे?
मेरे पिछले ज़िंदगी में उन्होंने बिरगो गर्ल्स बोर्डिंग एकेडमी में अध्ययन किया। अगर मैं कोई दूसरा स्कूल चुनूं। कपिला यहाँ पर योनो को गले लगाते हुए सोचती है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। योनो, चलो साथ मिलकर अध्ययन करें। क्या यह ठीक है पापा? ड्यू कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मारिया बेले कहती है, मैं भी सहमत हूँ। दोस्तों के साथ पढ़ाई लड़ी कपिला को और भी ज़्यादा प्रेरित करेगा। मैं लॉर्ड ऑफेलिया को भी इसके बारे में सूचित करूँगी। क्या यह सही नहीं है योनो? योनो कहती है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। क्या आप श्योर है कपिला? कपिला कहती है, बिल्कुल योनो। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। लेडी मारिया बेले को ड्यू को गौर से देखते हैं। सिनकट होती है। लेडी मारिया बेले कहती है, अब मैं अपना परिचय देती हूँ। आइए रक्काल बर्डलैंड्स के बारे में ज़्यादा जानें। रक्कल बर्डलैंड्स वह जगह है जहाँ मैं हरकुलिस एकेडमी से स्नातक होने के बाद शादी की। अपने नाम की तरह यह सच में देश की सीमा है। अगर आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ गाड़ी से पहुँचने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। मैं पहले भी इस जगह जा चुकी हूँ, ऐसा कपिला कहती है। लेडी मारिया बेले कहती है, एल्बर्टन को हाल ही में एक सीनन हाउस द्वारा बहाल किया गया है ना? लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कर की दरें दक्षिण रूप से कैसे कम हो गई है। कपिला मन ही मन कहती है, पापा सच में एक बार एक सच्चे ड्यूक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेडी मारिया बेले कहती है, फिर कहती है, आइए विषय पर वापस आएं। कुछ साल पहले तक रक्कल वाडस्काई एक गरीब भूमि थी। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए फसल उगना मुश्किल है। वहाँ कोई खनिज नहीं है, समुद्र तो आसपास भी नहीं है। हालांकि बहुत समय पहले से ही उस जगह की कड़ाई अद्भुत रही है। यही कारण है कि मैं उच्च समाज के लिए फीता कढ़ाई की आपूर्ति जारी रखती हूँ। मैं अपने दिवंगत पति को श्रमिकों का समर्थन करने के लिए लगातार मनाती रहती हूँ। मैंने बिल्कुल यही किया। इसके बावजूद लोग मुझे बताते रहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कितना शर्मनाक। फिर कपिला लाइनों से बात करने लगती है और कहती है, क्या लेस इतना महंगा है? यह तो बहुत छोटी चीज़ है। योनो बताती है, मैंने सुना है कि पूरे फीते से बनी एक पोशाक से अकेले ही पूरा महल खरीदा जा सकता है। इसके अलावा रक्कल का फीता उच्च गुणवत्ता वाला है। ऑफेला हाउस कुछ समय से इन्हें एकत्रित कर रहा है। आपने जो कपड़े अभी पहनी है उस पर रक्कल फीता है कपिला। और कहती है, इसका मतलब है यह ड्रेस बहुत महंगी है। योनो जवाब में कहती है, कपिला आप हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली पोशाक पहनते हैं, जैसा कि ड्यू की प्रिय बेटी से अपेक्षा की जा सकती है। इस पर कपिला कुछ नहीं कहती। फिर वो कहती है, आप कमाल हो। खुश होते हुए कहती है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बस महिलाओं के पास ही हो सकता है। आप बहुत अच्छी हो। जिस पर लेडी एबल शॉक हो जाती है। फिर लेडी एबल मुस्कुराती है। लेडी एबल हंसते हुए फिर कहती है, क्या मैं इस बारे में बात करूं कि मैं लेस को कैसे चढ़ावा दूं? कपिला खुश होते हुए कहती है, ज़रूर। ट्यूटर मारिया बेले अद्भुत है। वहाँ स्थायी स्तर पर खपत वाली चाय भी थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इसकी बहुत कम मात्रा ही बेची। इसीलिए बहुत सारे रईसों को इसकी कमी से इतनी दिलचस्पी है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा चुकाया। क्या तुम्हें वह पसंद है कपिला? ड्यूक पूछते हैं। कपिला कहती है, हाँ मुझे लगता है कि वह एक अच्छी शिक्षिका है। फिर ड्यूक कहते हैं, यदि ऐसा है तो आप उन्हें अपनी माँ के रूप में क्या समझते हैं? कपिला की चारों ओर सन्नाटा छा जाती है। यहाँ पर नीली चिड़िया भी शौक हो जाती है।
फिर ड्यूक कहते हैं शायद अगर वह तुम्हारी माँ बन जाती आप खुश रह सकते हैं। जिस पर कपिला दांत सिकोड़ लेती है और गुस्से में टेबल पर हाथ पटकती है और यह चीज़ ड्यूक भी नोटिस करते हैं। कपिला कहती है क्या क्या मतलब है आपका? ड्यूक कहते हैं उसे मेरी शादी के साथी के रूप में पेश किया गया था। अगर आपको उससे लगाव हो गया है, मुझे लगता है कि अगर चीज़ें इसी तरह आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। कपिला गुस्से में कहती है मुझे यह पसंद नहीं है। ड्यूक फिर कहते हैं क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो? कपिला कहती है आपको गलत सोच आया है, मतलब मुझे तुम पसंद नहीं। यह बात सुनकर ड्यूक मन ही मन सोचते हैं वह एक बड़ी लड़की की तरह बिहेवियर कर रही है। वह कहती है किसी को मेरी माँ बनने के लिए वह आपकी पत्नी भी तो होगी है ना? ड्यूक कहते हैं वह पक्का है। वह चिल्लाकर कहती है कि आपको इतनी महत्वपूर्ण बात का निर्णय मुझ जैसे बच्चे को लेने दे रहे हैं। ड्यूक कहते हैं अगर आपकी माँ है तो आपको असुविधा नहीं होगी। और मन ही मन कहते हैं अगर मैं पिछली बार की तरह तुम्हारे लिए वहाँ नहीं हो सका, आगे आपको कोई खतरों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर कपिला घबरा जाती है। वो फिर दांत से खोड़ते हुए मन ही मन कहती है एक बार फिर यह इंसान। ड्यूक कहते हैं इसके अलावा जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए मेरे जैसे आदमी के साथ बातें करना मुश्किल हो जाएगा। कपिला चिल्लाकर कहती है मुझे ग्रेस पसंद है। ड्यूक कहते हैं यह सच है कि वह इसके लिए सक्षम है, लेकिन एक माँ की कहानी अलग है। यहाँ पर कपिला शरबत की गिलास उठाती है और कहती है कायर, बस जो चाहो करो। और वो ड्यूक के सिर पर शरबत का गिलास मारकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेचारे ड्यूक मन ही मन कहते हैं कपिला पागल है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ड्यूक के सिर पर शरबत का गिलास होता है। बेचारे कपिला जाते हुए मन ही मन कहती है बेवकूफ़ बेवकूफ़, मेरे लिए एक नई माँ। मेरे पिछले ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या मेरी कोई माँ नहीं थी जिसने मुझे जन्म देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली? क्या पापा आप भी उससे प्यार करते हैं? पापा बेवकूफ़ हैं और रोने लगती है और सोचती है एक माँ बस मेरे लिए, मैं इससे किसी भी तरह खुश नहीं हो सकती। वह बहुत ज़्यादा रो रही होती है। संकट होता है और हम ड्यूक को भी देख पाते हैं जो कि खिड़की के सामने खड़े होते हैं। रात का समय होता है। वो याद करते हैं कपिला ने कहा था क्या आप इतनी महत्वपूर्ण बात के निर्णय मुझ जैसे बच्चे को लेने दे रहे हैं। यह देखकर मुझे खुशी होती है कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं। ड्यूक कहते हैं इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे जिंदा रह सकता है? फिर वो अचानक देखते हैं कि रूरी उनके पास कुछ क्या बोलते हैं कुछ खाने के लिए लाया होता है, जिसे देखकर ड्यूक कहते हैं एक गिफ्ट। वो मन ही मन कहते हैं मुझे लगता है कि यह इंसानों के लिए भी खाने लायक है। जैसे ही वह मुंह में डालते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है, उनकी मुंह सिकुड़ जाती है। फिर वह हंसते हुए कहती है सीरियसली, इसके लिए शुक्रिया, मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। कपिला अब से वैसे क्या यह नहीं है? क्या यह पहली बार है जब हम माता पिता और बच्चे के रूप में लड़े हैं? संकट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कपिला और ड्यूक खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। कपिला कुछ न कहते हुए मुँह बनाते हुए खाना खा रही होती है और उसे ऐसा करता देख ड्यूक मन ही मन कहते हैं कपिला पागल है, कितना प्यारा। कपिला भी मन ही मन कहती है आप इस बात से खुश क्यों हैं? वो चम्मच रखती है और कहती है खाने के लिए शुक्रिया। वो अपने पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है आज मुझे एक पाठ सीखना है। जब तक मेरा ट्यूटर नहीं आ जाता मैं पहले खुद पढ़ना शुरू करूँगी। यह सुनकर ड्यूक मन ही मन कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूँगा जब मैं अपने बच्चे के साथ बहस कर सकूँ। जिस पर कपिला को आ जाता है गुस्सा। वह अपने पापा पर गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है
और हम लड़िया बेल को देखते हैं जो कि उन्हें पढ़ा रही होती है, जिन्हें देखकर कपिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन कहती है, मैं मारिया बेले की असली प्रकृति को उजागर करूँगी। वो कहती है, ठीक है मिस मारिया बेले, आप मेरे पिता के बारे में क्या सोचते हैं? जिस पर वो कुछ नहीं कहती और फिर बताती है, हाँ मुझे लगता है वह एक अविश्वसनीय आदमी है। मैं इससे पहले कभी भी उसके जैसा अद्भुत आदमी से नहीं मिली। कपिला मन ही मन कहती है, क्या वह सचमुच इतना अद्भुत है? फिर हम देव को देखते हैं जो कि वही आ रहे होते हैं और कहते हैं, माफ़ करे, मैं उसकी हालत देखने आया था। कपिला अपने पापा को घूर कर देखती है और कहती है, उसके पैर इतना लंबा, उसका शरीर भी पतला है और वह काफ़ी लंबा है और वह बस 28 साल का है। उसका चेहरा भी सुंदर और निर्दोष है। देव कहते हैं, यह क्या है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वो मन ही मन कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? भले ही हम थोड़े समय के लिए ही अलग हुए थे। जिस पर गुस्सा करते हुए कपिला मन ही मन कहती है, मैंने 3 घंटे से उसका चेहरा नहीं देखा है। मुंह फेर लेती है और कहती है, यह कुछ भी नहीं है। फिर वह कहते हैं, अगर मैं आपके पाठ में बाधा डालूंगा तो मैं चला जाऊंगा। लेडी मारिया बेले कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। कपिला मन ही मन कहती है, अगर यह मेरी माँ के बारे में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैं पापा के भविष्य के बारे में सोचती हूँ, नई पत्नी ढूंढ रहे हैं। यमुना कपिला के कान में कहती है, वे एक साथ अच्छे लगते हैं, है ना? जिस पर कपिला कहती है, हाँ यह सच है। कुछ घंटे बाद हम रूडी को देख पाते हैं जहाँ पर कपिला चिल्ला रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो यमुना से समझाती हुई कहती है, क्या आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? क्या आपको अपने पिता का शादी करने का विचार पसंद नहीं है? कपिला कहती है, मुद्दा यह नहीं है। मन ही मन कहती है, अगर उसे इतनी अच्छी पत्नी मिल जाए, शायद वह मेरे प्रति भी नरम हो जाएगा और मेरा भविष्य थोड़ा उज्जवल हो सकता है। फिर वह एक आवाज़ सुन पाते हैं, कहते हैं, क्या वह अभी भी घर में है? यूने कहती है, शायद वह अभी लॉर्ड एक्सिनान को अपनी रिपोर्ट दे रही है। फिर वो यूनो को पकड़ती और कहती है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वह पापा के कार्य क्षेत्र में है। वह दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। यूनो कपिला को रोकती है और कहती है, अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। वह दोनों चुपके से दरवाज़ा खोलते हैं और देख पाते हैं कि मारिया बेले ड्यू के बहुत ज़्यादा करीब होती है और कहती है, इतना तनाव मत लो, मैं इसकी 14 एपिसोड लेकर जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं, बाय बाय।